देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे बट बीच में गैप हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो, तो पार्टनरशिप का ना कुछ बेसिक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिक पार्टनरशिप क्यों पढ़ना चाहिए, पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है, ये सब चीज जो है मैंने करवाया है। तो अगर क्लास मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, ठीक है, जिनका क्लास मिस है तो एक बार व्हाट्सएप करोगे मुझे या सर को, तो हम क्लास जो है दे देंगे, ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक करेंगे उसके साथ हमारा बेसिक वाला कोई लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन कर लेना पड़ेगा वो वाला भी, क्योंकि उसमें हमारे सब बेसिक पॉइंट्स है कि क्या क्या रीजन से पार्टनरशिप का मतलब पूरा इंट्रोडक्शन जो है वहां पर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ठीक है। तो जिनका भी मिस है या फिर क्लास मिस हो गया है या फिर नहीं किए हो, जो भी हो, ठीक है, या फिर मतलब ऑन दैट मोमेंट क्लास नहीं किया हुआ है, तो हम क्लास उन लोग के साथ शेयर कर देंगे। जस्ट एक बार मुझे व्हाट्सएप करोगे तो हम दे देंगे, ठीक है। तो आज तो हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अच्छा, तो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए तो पहले ये पता होना चाहिए कि गुडविल क्या है, तब पता चलेगा कि उसका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना पड़ेगा। तो गुडविल क्या होता है ये हमें पता करना है, ठीक है। देखो गुडविल का मतलब क्या है, देखो गुडविल का मतलब बता सकते हो कोई, गुडविल क्या होता है, कोई भी? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, सही है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बट गुडविल को हमें यहाँ पर क्या करना है, गुडविल को मॉनिटरी टर्म में मेजर करना है। देखो गुडविल को हम लोग क्या करना सीखेंगे यहाँ पर, ट्रीटमेंट मतलब गुडविल का हर तरीके का जो भी ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि सबसे पहले गुडविल का मेजरमेंट करना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि गुडविल को हम लोग किससे मेजर करेंगे, मतलब गुडविल जो आइटम है इसका मेजरमेंट कैसे होगा। जैसे अगर कोई कुछ चीज किलो में मेजर होता है, कुछ चीज जो है लीटर में मेजर होता है, तो गुडविल का मेजरमेंट यूनिट क्या होगा? बोलो गुडविल को कैसे मेजर करोगे? होगा हाँ रिंकल बोलो। रुपीस में होगा। हाँ रुपीज में होगा, यानी मॉनिटरी टर्म में, ठीक है। मॉनिटरी टर्म में हम लोग गुडविल को मेजर करेंगे, यानी कि रुपीज में, ठीक है। तो अगर हम लोग गुडविल को रेपुटेशन बोल रहे हैं, तो उस रेपुटेशन का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। मेजरमेंट यानी बेसिकली वैल्यूएशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, मेजर करो या वैल्यू करो। लेकिन गुडविल रेपुटेशन तो है, बट उस रेपुटेशन का अमाउंट हमें बताना पड़ेगा, किसमें, मॉनिटरी टर्म में, ठीक है। तो इसीलिए गुडविल जो है इसको मतलब सिर्फ रेपुटेशन बोलने से सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि गुडविल रेपुटेशन ही होता है। लेकिन रेपुटेशन को हमें यहाँ पर मेजरमेंट करना पड़ेगा, वो भी कैसे, मॉनिटरी टर्म में। मतलब किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन को हम लोग जो है पैसे से तोल रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग मनी का यूज करके गुडविल का मतलब वैल्यू बताएंगे, बेसिकली रेपुटेशन का वैल्यू बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये किसी बिजनेस का गुडविल कैसे जनरेट हो सकता है, देखो किसी बिजनेस में गुडविल, ये तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है।
पार्टनरशिप के अलावा कोई भी बिजनेस हो, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले अकेले जो बिजनेस होता है, पार्टनरशिप और कंपनी, ये तो तीन ही हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सभी का अपना गुडविल हो सकता है, कोई इंडिविजुअल है उसका भी हो सकता है, पार्टनरशिप वालों का भी हो सकता है, या फिर कंपनी का भी हो सकता है। एक्चुअली कोई अपना गुडविल कैसे कमाता है, तो गुडविल का क्या है, गुडविल हम लोग कैसे कमा सकते हैं, हार्डवर्क करके, ठीक है, या फिर मतलब हार्डवर्क करके, इसके साथ साथ ऑनेस्टी के साथ अगर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा बिजनेस का लोकेशन गुड होगा, इस तरीके के बहुत सारे चीज ऐड ऑन होने पे हम लोग अपने बिजनेस में गुडविल जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन का बात क्यों आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर गुडविल का मतलब क्या है, ये रेपुटेशन कैसे जनरेट होगा, रेपुटेशन का मतलब क्या, जैसे हम लोग अगर बोले कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अब बहुत अच्छा चलता है इस इन द सेंस हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका सेल काफी अच्छा है शायद, ठीक है। अब किसी इंसान का सेल काफी अच्छा क्यों होता है, क्योंकि देखो इसका बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि उनका बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है, और नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है तो सेल ज्यादा है, ठीक है। तो सेल ज्यादा है तो उनका अर्निंग ज्यादा है, क्या अर्निंग ज्यादा ही गुडविल है, हाँ अर्निंग ज्यादा ही गुडविल है। मतलब मान लो सेम सेक्टर में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लो ए लिमिटेड का, सपोज ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, या फिर कुछ कंपनी की जगह इसको पार्टनरशिप कर लो, जैसे मान लो पार्टनरशिप है, ए बी का पार्टनरशिप है, ठीक है, और सी डी का पार्टनरशिप है। अब ए बी में जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस तरीके का बिजनेस करता है सी डी, मान लो इनका भी बुक बिजनेस है, मतलब बुक सेलिंग का बिजनेस है, ठीक है, और इनका भी बुक सेलिंग का बिजनेस है, ठीक है। ये भी मान लो क्लास 1 से लेके 10 तक का बुक सेल करते हैं, ये भी 1 से लेके 10 तक का ही बुक सेल करते हैं, ठीक है। तो ये भी जैसा बुक्स जिस तरीके का आइटम सेल करते हैं, ये भी सेम तरीके का आइटम सेल करते हैं, लेकिन इनका मान लो मंथली इनकम है, ऐसे मान लो मंथली इनकम है 20,000 पर मंथ, और इनका वहां पर मंथली इनकम है 15,000 पर मंथ, जबकि दोनों सेम तरीके का आइटम देते हैं सेम तरीके के बिजनेस में, फिर भी इनका अर्निंग ज्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे इनके बिजनेस में क्या है, गुडविल है। क्यों, क्योंकि अगर ये भी सेम आइटम बेचते हैं, ये भी सेम आइटम बेचते हैं, फिर भी इनका इनकम ज्यादा, क्यों, इनका सेल ज्यादा पूरा होगा, ठीक है। तो सेम चीज बेचने के बाद भी अगर इनका सेल ज्यादा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब जैसे देखो, हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, पर्सनली मत लो कोई भी, ठीक है। क्लास में सभी कोई पढ़ रहा है, ठीक है, फिर भी अगर हम टेस्ट लेंगे तो सभी को, मान लो मैंने 50 नंबर का टेस्ट लिया, तो सभी को 50 आउट ऑफ 50 नहीं मिलेगा, किसी को 50 आउट ऑफ मान लो 45 मिला, किसी को मान लो 50 आउट ऑफ 40 मिला, किसी ने एकदम ही नहीं पढ़ा तो 50 आउट ऑफ 30 मिला। ऐसा होता है ना, सभी को सेम मार्क्स तो नहीं मिलता है, कम ज्यादा मिलते रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या हम किसी को अलग अलग पढ़ा रहे, नहीं, हम तो सभी को एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक है। फिर भी डिफरेंस कहां पर आ जाता है, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। देखो स्टूडेंट अगर ज्यादा हार्डवर्क करेगा, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अच्छा मार्क्स कैरी करेगा। अगर पढ़ के नहीं आएगा तो फिर अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी के लिए सेम था, फिर भी मार्क्स में वेरिएशंस आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि इसका मतलब जो है एफर्ट जो है सबके तरफ से एक जैसा नहीं था, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग एफर्ट देना है, ठीक है, तब ना जाके अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो वैसे ही मतलब तुम लोग का गुडविल क्या होगा, जैसे हम बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, जिसका 50 आउट ऑफ 50 आया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम प्रेज करेंगे, ऑब्वियसली अच्छा किया है तो प्रेज तो करना ही पड़ेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। तो ये कैसे किया, जरूर उसने बाकी लोगों से ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, ठीक है। तो उसने क्या कमा लिया, क्लास में गुडविल कमा लिया, मतलब बाकी लोग क्या बोलेंगे, हाँ देखो बहुत अच्छा किया, देखो कितना अच्छा नंबर लाया, ठीक है। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं, मतलब इससे हम ये नहीं बोल रहे कि जिसका अच्छा नंबर आया वही अच्छा, इसलिए पहले ही मैंने बोला पर्सनली कुछ मतलब जस्ट समझा रहे हैं। तो ये जो गुडविल है ना, तो एक गुडविल अर्न हुआ कि नहीं हुआ, जिसको भी सबसे अच्छा नंबर आया गुडविल अर्न हुआ, ठीक है। वो सभी को पता चलता है कि चलो देखो इसका सबसे अच्छा मार्क्स आ गया, ठीक है। एडमिट हो गया। गुड इवनिंग तनु। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो तो यहाँ पर
वही हम बोल रहे थे कि देखो इससे क्या होगा ना, गुडविल ऑब्वियसली जनरेट हो जाएगा क्लास के बीच में, हाँ इसको अच्छा नंबर मिला ये वो। तो वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है ना, सेम सेक्टर में जो है इनकम वेरी कर जाता है, ठीक है। अब जिसका जितना ज्यादा इनकम होगा हम लोग बोलेंगे उसके बिजनेस में उतना गुडविल है, ठीक है। तो आई होप कि हम थोड़ा थोड़ा समझा पा रहे हैं तुम लोगों को कि गुडविल रेपुटेशन क्यों बन रहा है, ठीक है। गुडविल रेपुटेशन इसीलिए अच्छा कमाता है, जैसे कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है क्लास में, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो एक गुडविल अर्न कर लेगा, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस में अगर कोई अच्छा इनकम कर रहा है तो वो गुडविल जनरेट करेगा। अच्छा, अब गुडविल का मतलब क्या होता है, छोटा सा एक डेफिनेशन हम लोग को लिखवाते हैं। डेफिनेशन कुछ रटने का जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने इतना सारा पॉइंट बोला तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे। इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन, जो तुम लोग बोल रहे थे, ठीक है। इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, ठीक है, कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट बेचता है या फिर ये अच्छा सर्विस देता है। जैसे डॉक्टर का, टीचर का, उनका भी गुडविल होता है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं या फिर अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी सर्विस ले लो, ठीक है। तो उस तरीके से इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्न्ड बाय हार्ड वर्क। और देखो अच्छा नाम हो या रेपुटेशन वो ऐसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। मैंने पार्टनर्स इसीलिए लिख लिया क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुडविल क्या होगा, उसका गुड नेम और रेपुटेशन, बिजनेस का गुड नेम और रेपुटेशन, जो कि वो अपना हार्डवर्क और ऑनेस्टी के थ्रू से अर्न कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पर हम एक पॉइंट तुम लोग को यहाँ से पढ़ के बताते हैं कैसे करके कोई गुडविल अर्न कर सकता है। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक लौता लिस्ट है जो कि गुडविल से रिलेटेड है। ये कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, देखो जैसे बोल रहा है द लिस्ट इज इन नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइन, ठीक है। गुडविल कैसे जनरेट होगा उसका एक बेसिक गाइडलाइन दिया हुआ है। द क्वालिटी ऑफ गुड सोल्ड, अगर कोई अच्छी क्वालिटी का चीज सेल कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका सेल बढ़ जाएगा। देखो सस्ते में अच्छा चीज अगर कोई दे, ठीक है, या फिर ठीक ठीक दाम में अच्छा चीज दे तो लोग वहीं पर जाएंगे, ठीक है। लोग खराब चीज पैसा दे के क्यों खरीदेंगे, या फिर खराब सर्विस ही पैसा दे के क्यों लेंगे। अगर किसी को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है तो कभी वहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई गुड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो गुडविल अर्न कर सकता है, मतलब रेपुटेशन मार्केट में अर्न कर सकता है। कैसे अर्न करेगा, मॉनिटरी टर्म में अच्छा प्रोडक्ट सेल करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका ऑब्वियसली कस्टमर बढ़ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस के जो ओनर है उनका खुद का ही एक पर्सनल रेपुटेशन है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं होता है, लोग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई वैसा रेपुटेटेड पर्सन अगर कोई बिजनेस ओपन करता है तो लोग उनको देख के ही प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखो इसी वजह से ना क्या होता है, जब नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ये ओनर का बात नहीं कर रहे, जैसे देखो एडवर्टाइजमेंट होता है ना टीवी वगैरह में, तो सेलिब्रिटीज को देख के जो है एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, चाहे वो मतलब क्रिकेटर हो या फिर मूवीज वगैरह से हो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम लोग सेलिब्रिटीज, अगर हम लोग सोचते हैं सेलिब्रिटीज वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है, तो ये ट्रस्ट बन जाता है। वैसे ही अगर कोई बिजनेस के ओनर, उनका एक पर्सनल रेपुटेशन पहले से ही है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छा इंसान है तो अच्छा ही चीज बेचेगा। तो ये भी क्या होगा कि कस्टमर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, तो इससे भी गुडविल बन जाएगा। फिर क्या बोला है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ए गुड पोजीशन इन ए कंजेस्टेड मार्केट, ठीक है। अगर हम लोग एक मार्केटेबल एरिया में अपना बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है, गुड लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा लोकेशन बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का हो जाता है या फिर लोकेलिटी मतलब मार्केट एरिया में नहीं है, तो थोड़ा अगर मार्केट से दूरी पे है तो हम लोग ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेचे हमारा कस्टमर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा इतना दूर जाके कौन परचेस करेगा, मार्केट के अंदर जो मिल रहा है वही ले लो, ठीक है। ज्यादा दूर इधर उधर जाना लोगों को पसंद नहीं होता है। तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए बिजनेस का, जिससे हम लोग अपना सेल बढ़ाएंगे, सेल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली गुडविल बढ़ेगा। पोजीशन ऑफ नियर
पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली, राइट, दैट इज मेन एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल लाइक। हाँ, ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग मोनोपोली प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक लौता हमारे पास ही ये प्रोडक्ट मिलता है, तो क्या होगा, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ हमारे पास ही मिलता है, तो कस्टम कहीं भी हम लोग फिर उस रेस्पेक्ट में ना लोकेशन मायने नहीं रखेगा, कहीं पर भी शॉप ओपन करो लोग आके लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट जो है सिर्फ हमारे पास ही मिलता है। जैसे कि देखो मारुति का कार, बजाज स्कूटर, ये सब, ठीक है, ये सब मोनोपोली है। फिर क्या बोल रहे थे, पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क जो है बनाते हैं या पेटेंट बना लेते हैं। पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई इन्वेंशन किए हैं हमारे प्रोडक्ट में या सर्विस में, वो इन्वेंशन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई और यूज ना करे, तो उसके लिए हमें पेटेंट करवाना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसका एक जो है टाइम ड्यूरेशन भी होता है। जैसे मान लो लाइसेंस वगैरह रिन्यू करना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट कि पेटेंट को भी रिन्यू करना पड़ता है। पेटेंट करवाने से हमारा इन्वेंशन हम लोग के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क करवाते हैं, तो वो हम लोग के अलावा कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे भी हम लोग का सेल बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे भी गुडविल जनरेट होगा। अगर हम लोग का मैनेजरियल स्किल अच्छा है बिजनेस में, तो भी सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो अगेन गुडविल बढ़ेगा। और क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच एनेबल द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी। अगर हम लोग हमेशा रिसर्च करते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं या अपने सर्विस पे, कि कितना इसको बेटर किया जाए, कैसे इसको डेवलपमेंट किया जाए, अगर हम लोग हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह पे अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग अपने प्रोडक्ट को जो है सस्ते में अच्छा बेच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये नॉर्मली सभी का होगा, ठीक है, पढ़ाने का बात नहीं, डॉक्टर का भी होता है। जैसे वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर है तो उनका जो एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है, एक एक्सपीरियंस गेन के साथ साथ जो है उनका ट्रीटमेंट करने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक टीचर का भी वैसे ही होगा, जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ाओगे तो उसका जो मतलब कॉन्फिडेंस या फिर जो नॉलेज है, धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी एक काम करते रहने से, और मतलब रेगुलर बेसिस पे तुम लोग कुछ भी करोगे, कोई भी कुछ भी करता है रेगुलर बेसिस पे वो करेगा, तो उसमें उसका जो है उसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। तो अगर हम लोग रिसर्च वगैरह करके अपने प्रोडक्ट को खुद से डेवलप करते जाएंगे, तो हम लोग सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर पाएंगे, तो हमारा सेल बढ़ेगा, ऑब्वियसली सेल बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि गुडविल को तो हमें मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करना है, मैंने पहले ही बोला, और जो हमारा इनकम ज्यादा होता है वही हमारे गुडविल को बताता है। फिर क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब ये क्या पॉइंट है, बोल रहा है कि अगर हमें मटेरियल का जरूरत है, अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं, देखो दो ही चीज का बिजनेस हो सकता है, या तो गुड्स बेच दो, ठीक है, या तो सर्विस बेच दो। जैसे हम क्या बेचते हैं, सर्विस, ठीक है, डॉक्टर क्या बेचता है, सर्विस, लॉयर क्या बेचता है, सर्विस। अब गुड्स कौन कौन बेचता है, जैसे किसी का बुक्स का बिजनेस है, ठीक है, किसी का मान लो ग्रोसरी बिजनेस है, किसी का टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक है, और ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो वो गुड्स बेचते हैं। तो बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब जो गुड्स बनाते हैं उनको मटेरियल का जरूरत होता है, तो अगर हम लोग अपने सप्लायर के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखते हैं, ताकि जब हम लोग अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन इस वजह से रुक ना जाए कि हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तभी तो वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखेगा सप्लायर से इस तरीके का, जिसको बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कि हमेशा जो है मटेरियल का अवेलेबिलिटी उसके फैक्ट्री में रहे, तो उसका बिजनेस जो है, बिजनेस का फ्लो, प्रोडक्शन का फ्लो जो है वो टूटना नहीं चाहिए, प्रोडक्शन का फ्लो हमेशा होना चाहिए, मतलब मटेरियल का अवेलेबिलिटी हमेशा होना चाहिए। ये तुम लोग ना घर पे भी देख सकते हो, घर पे देखोगे कि माँ जो है ना, वो हमेशा रॉ मटेरियल्स यानी किचन में जो भी हमें चाहिए ना, वो हमेशा अवेलेबल, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरा चीनी खत्म हो गया फिर बोला जाता है कि जाओ चीनी लेके आओ तभी जाके चाय बनेगा, ऐसा नहीं होता है, वो रहते रहते ही पहले बोल देती है, उनका मैनेजमेंट ही ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में भी उसी तरीके से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए कि प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
हमेशा अपना मेटेरियल वगैरह अवेलेबल रखना पड़ेगा। अब किसी का अच्छा खासा बिजनेस चलेगा तभी ना वो पहले से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर रखेगा, भाई बिना फ्लो टूटे मेरा रॉ मेटेरियल का अवेलेबिलिटी होता रहे। तो ये सब रीजन होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग अपने बिजनेस में कैसे गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट सेल करके हमारा खुद का कोई पर्सनल रेपुटेशन है तो गुडविल जनरेट कर सकते हैं। लोकेशन अच्छा है हमारे बिजनेस का, हम लोग मोनोपोली प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस का ट्रेडमार्क पेटेंट है, हम लोग का मैनेजरियल स्किल अच्छा है, ठीक है, या फिर हम लोग अपना प्रोडक्ट का ऊपर रिसर्च करते करते हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बहुत ही सस्ते में अच्छा बना के बेचना स्टार्ट कर दिया और हमारे पास रॉ मटेरियल का फ्लो काफी अच्छा है, हम लोगों ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अपने सप्लायर से। ये सारी चीजों को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग अपना गुडविल जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के पास देखो एक बेसिक सा मतलब एक हमें स्ट्रक्चर मिल गया कि गुडविल क्या होता है और कैसे हम लोग बिजनेस में गुडविल यानी रेपुटेशन जो तुम लोग बोलते हो उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है, देखो अकाउंट स्टार्ट ही होता है जर्नल एंट्री से, फिर लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। और उसके बाद एनालिसिस में कैश फ्लो होता है, रेशियो एनालिसिस, ये सब होता है। तो जर्नल एंट्री करने का मतलब जर्नल एंट्री तो तभी कर सकते हैं ना अगर हमारे पास मॉनिटरी टर्म में कुछ अवेलेबल हो, तभी तो जर्नल एंट्री कर पाएंगे। यानी गुडविल को भी तो हमें पैसे से वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे वही सीखेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद एक पॉइंट लिखते हैं, लिखो कि गुडविल क्या है। गुडविल हम लोग का एक इंटेंजिबल एसेट है, तो ये लिख देते हैं इट, इसके नीचे लिख दो, ठीक है, इसके नीचे .1 देके इट इज इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इंटेंजिबल एक्चुअली फिक्स्ड एसेट ही है। एसेट तुम लोग का दो तरीके का होता है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। तो ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट क्या होता है जिसको हम लोग मोर देन 1 ईयर के लिए मतलब यूज करेंगे, ठीक है, और जिसको हम लोग रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं, इस तरीके की चीजों को फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। और ये हम लोग का इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्यों, क्योंकि इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे हम लोग टच करके नहीं देख सकते, इसीलिए ये इंटेंजिबल है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि हम लोग इसको मॉनिटरी टर्म में वैल्यू करेंगे, वही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ओनली इफ इट इज परचेस्ड, हम समझा देंगे, एक बार लिख लो, एंड हेंस सेल्फ जनरेटेड goodwill is not shown in the books of accounts according to AS 26। बताते हैं, देखो इंटेंजिबल एसेट का मतलब आई होप तुम लोग समझ गए हो। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जैसे टेंजिबल में हो जाता है टेबल, चेयर, फैक्ट्री में मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग, लैंड, ये सब होता है टेंजिबल जिसको हम लोग टच करके देख सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। गुडविल जो है फिजिकली कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, इसको सिर्फ मॉनिटरी टर्म में वैल्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्ड तो करना ही है, तभी तो चैप्टर इसीलिए बना है कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स में तो स्टार्टिंग पॉइंट जर्नल है और जर्नल तो तभी होगा जब हमारे पास कुछ मॉनिटरी वैल्यू अवेलेबल होगा। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली, हम लोग बुक्स में से तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं इफ इट इज परचेस्ड। अब इसका मतलब क्या है समझेंगे, इफ इट इज परचेस्ड, अगर ये परचेस्ड है, एंड हेंस सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू AS 26, ठीक है। तो यहाँ पर AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल का दो तरीके का ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है। तो एक्चुअली इस पॉइंट का अगर हम एक समरी बना दें तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि गुडविल हम लोग का 2 टाइप्स हो सकता है, ठीक है। एक हो गया परचेस्ड, ठीक है, और एक हो गया सेल्फ जेनरेटेड।
एक हो गया परचेज, एक हो गया सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। अगर परचेज गुड्स गुडविल है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, वैसे मैंने अभी तुम लोग को समझाया नहीं कि परचेस्ड क्या है, सेल्फ जनरेट क्या है, समझाएंगे, उसका टेंशन मत लो। पहले इतना समझते हैं कि इस पॉइंट में हमें बोला क्या है। और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल गया हमें कि गुडविल टू टाइप्स का है, एक परचेज एक सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल बोल रहा है कि बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, अकाउंट्स में। सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बोल कौन रहा है, सबसे पहले ये समझो। AS 26 हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब ये AS क्या होता है, AS जो है वो ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो इशू करता है हमारे देश में, ठीक है। भारत में AS कौन इशू करता है, ICAI, ठीक है। अच्छा, अब ये AS होता क्या है, AS का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या नया चीज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नया कुछ नहीं है, तुम लोग जरूर सुने होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। किस बात का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कि किस तरीके से हमें अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है अकाउंट्स में, उसका गाइडलाइन हमें कौन प्रोवाइड करता है, AS 26। एक्चुअली टोटल 29 AS है करेंटली हम लोग का, 1 से लेके 29 तक, ठीक है। तो AS 1 का अलग काम है, AS 2 का अलग काम है, AS 3 अलग गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, AS 4, इस तरीके से हर AS में जो है गाइडलाइंस है अलग अलग टॉपिक में, जिसमें गुडविल का जो गाइडलाइन है कि गुडविल को कैसे ट्रीट करना है वो AS 26 में है। बस इतना पता करने से तुम लोग के लिए काफी है, इससे ज्यादा तुम लोग को इस बारे में पता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो AS 26 जो कि हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग आइटम के ट्रीटमेंट के बारे में, जहां पर गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए AS 26 बनाया गया है, जहां पर लिखा हुआ है कि गुडविल अगर परचेस किए हो तो रिकॉर्ड कर लो, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो रिकॉर्ड मत करो। अब बात आता है कि परचेस्ड और सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है। परचेज हम पहले सेल्फ जनरेटेड बताते हैं। सेल्फ जनरेटेड का मतलब ये है कि खुद से जनरेट किया हुआ, सेल्फ जनरेटेड। अब ये कैसा है, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस में ना गुडविल अच्छा है, हम ये बोल रहे हैं कि सेम सेक्टर में बाकी लोगों से हम ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मेरे बिजनेस में गुडविल ज्यादा है, ठीक है, मेरे बिजनेस में गुडविल है, हम ये खुद बोल रहे हैं। ये मेरा सेल्फ जनरेटेड मतलब सेल्फ असेसमेंट करके हम बता रहे हैं। तो AS 26 बोल रहा है अगर हम गुडविल कैलकुलेट करके बोल भी देते हैं कि मेरे बिजनेस का गुडविल जो है ना वो है सपोज 1 लाख, ठीक है, मेरे बिजनेस का गुडविल है 1 लाख, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्यों, क्योंकि AS 26 बोल रहा है कि अगर हम लोग खुद ही अपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करके बाकी लोगों से कंपेयर करके कैलकुलेट करके बोल रहे हैं कि इतना गुडविल है, तो वो रिकॉर्ड करना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि AS हमें रूल्स बता दिया है। देखो कुछ रूल्स तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना रूल्स फॉलो किए हम लोग चल नहीं सकते। जैसे तुम लोग जब स्कूल जाते थे तो रूल्स फॉलो करते हो ना, स्कूल जाते हो तो कि हाँ हम लोग इतना बजे ही हमें स्कूल में एंट्री करने को मिलेगा, 1 घंटा बाद। जैसे मान लो किसी का अगर स्कूल 11 बजे से चालू होता है तो क्या तुम लोग 12 बजे जाओगे तो एंट्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम लोग एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम टाइम में ही ना एग्जाम देने जाओगे, उसके बाद जाओगे तो थोड़ी ना एग्जाम देने देगा। वैसे ही AS 26 जो बोल रहा है हमें फॉलो करना पड़ेगा। बोल रहा है कि अगर खुद से जनरेट करके कैलकुलेट करके बोल रहे हो कि हाँ मेरे बिजनेस में गुडविल है, बोल सकते हो बट उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो बट उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर गुडविल परचेस्ड गुडविल है तो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये परचेज गुडविल कैसे होगा, उसके लिए देखो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मिलेगा परचेज गुडविल कैसे होगा। यहाँ पर दिखाते हैं परचेस्ड गुडविल, यहाँ पर एक एग्जांपल था, चला गया, एक सेकेंड। हाँ ये देखो यहाँ पर
Let us take a simple example. There is a small book business owned by a firm. Its net worth, that is asset minus liabilities, is 1,40,000. Now, if purchaser is willing to pay 1,50,000 for it, the extra 10,000 is known in accounting as goodwill. हम बताते हैं यहाँ पर क्या बोला है. देखो यहाँ पर बोल रहा है, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर दिखाते हैं कि परचेस गुडविल क्या होता है. जैसे देखो, एक बिजनेस है, मान लो ए लिमिटेड, ठीक है. ये अपने बिजनेस को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, ठीक है. अच्छा, अब सेल करेगा तो उल्टे तरफ एक परचेजर भी होना चाहिए. तो बी लिमिटेड क्या है, सपोज बी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि परचेज करना चाहता है किसके बिजनेस को, ए लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करना चाहता है, ठीक है. अच्छा, अब परचेज करना है तो परचेज कंसिडरेशन तो बताना पड़ेगा. जैसे मान लो तुम लोगों को कुछ भी परचेज करना है, जैसे मान लो तुम लोगों को एक कैलकुलेटर परचेज करना है या फिर एक लैपटॉप परचेज करना है, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले पूछोगे सेलर से, भाई ये चीज मुझे परचेज करना है, इसका प्राइस कितना है, ठीक है. तो वैसे ही बी लिमिटेड बोल रहा है कि हाँ हम तुम्हारा बिजनेस खरीद लेंगे, बट बताओ कि मुझे कितना पे करना पड़ेगा. तो ए लिमिटेड बोल रहा है, देखो मेरा ये इतने सारे, मेरा नेट वर्थ इतना है, ठीक है. नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, नेट वर्थ का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी. देखो जब भी हम लोग कोई भी चीज परचेस करेंगे तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना, जो हम लोग परचेस करें उसका वैल्यू क्या है. अगर कोई हमें एक 10 रुपए के पेन को 1,000 रुपया बोलेगा तो क्या हम लोग खरीद लेंगे, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है. तो हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि जो हम लोग परचेस करना चाह रहे हैं उसका वैल्यू कितना होगा. उतना नॉलेज तो एज ए परचेजर हमें होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमें कोई भी ठग लेगा. तो ए लिमिटेड बोल रहा है कि जो मेरा नेट वर्थ है वो कितना है, यही वाला एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं 1,40,000. अब ये नेट वर्थ का मतलब क्या है वो भी बता देते हैं. यहाँ लिखा तो है मैंने एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब नेट वर्थ का मतलब है कि ये बोलना चाह रहे हैं मेरे पास जितना भी एसेट है उससे अगर लायबिलिटी लेस करते हैं तो मेरा बिजनेस का वैल्यू 1,40,000 है. अब इसका मतलब क्या है, देखो बैलेंस शीट में क्या रहता है, बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज भी रहता है और इधर एसेट भी रहता है, ठीक है. मान लो किसी का एसेट है यहाँ पर टोटल करके 5 लाख. अब एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा करेंट एसेट, ठीक है. और लायबिलिटी में क्या होगा, लायबिलिटी में कैपिटल होगा और इसके अलावा क्या आ जाएगा, कैपिटल, और इसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ठीक है. ये सब हो जाएगा. अब ये भी 5 लाख होना चाहिए, ठीक है. अब नेट वर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, नेट वर्थ का मतलब हो जाएगा कि अगर हम लोग एसेट से लायबिलिटी माइनस करें, एसेट का मतलब ये टोटल एसेट का बात हो रहा है, लायबिलिटी का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है. तो इसका मतलब हमें मिल जाएगा कि हमारे बिजनेस का वैल्यू यानी कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ, ठीक है, नेट वर्थ बोलते हैं. जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास ना 5 लाख का एसेट है, ठीक है, और मेरा मार्केट में जो लायबिलिटी है, मतलब मेरा जो ऑब्लिगेशंस है, किसी को मुझे कुछ भी अगर पे करना है, मान लो वो है मेरा 3 लाख, ठीक है. तो एक्चुअली मेरे पास 5 लाख का एसेट नहीं है, मेरे पास 2 लाख का ही एसेट है, क्योंकि मुझे 3 लाख जो है आउटसाइडर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है. तो हम ये कैसे बोल दे कि मेरे पास 5 लाख है, जरूर मेरे पास 5 लाख है, लेकिन मेरा अगर मार्केट में लायबिलिटी ही 3 लाख का है तो मेरे पास एक्चुअली 2 लाख ही है. मेरा नेट वर्थ कितना है, 2 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है. 5 लाख इज नॉट माय नेट वर्थ, बिकॉज मुझे 3 लाख आज नहीं तो कल लोगों को पेमेंट करना ही पड़ेगा. वैसे ही ए लिमिटेड बोल रहा है मेरा नेट वर्थ बिजनेस का है 1,40,000, तो वही दाम ये देना चाहेगा कि फिर ठीक है, आपका अगर एसेट का वैल्यूएशन मतलब आपका वैल्यू अगर 1,40,000 है बिजनेस का, तो हम 1,40,000 पे करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बोला है, नाउ इफ परचेजर इज विलिंग टू पे 1,50,000 फॉर इट, लेकिन परचेजर बोल रहा है कि हम आपके बिजनेस को 1,50,000 से परचेज कर लेंगे. परचेजर क्या बोल रहा है, हम 1,50,000 देंगे, ठीक है. अच्छा, क्या ये पागल है, बोल रहा है कि 1,40,000 का चीज 1,50,000 में देंगे. देखो एक्चुअली ए लिमिटेड जरूर अपना प्राइस बताया होगा, तो बी लिमिटेड उसको नेगोशिएशन के बाद बोल रहा है कि हम 1,50,000 पे कर देंगे. क्या वो ज्यादा बोल रहा है, मतलब देखो बात क्या है कि इसका जो नेट वर्थ है 1,40,000, लेकिन क्या ये 1,40,000 में सेल करना चाहेगा, इसमें जरूर कुछ अमाउंट ऐड ऑन किया होगा. बी लिमिटेड बोल रहा है कि हम लोग 1,50,000 पे करने के लिए रेडी है. अब ये एक्स्ट्रा 10,000 दे रहा है. अभी हम लोग इसी पॉइंट को देखते हैं कि ए लिमिटेड बोल रहा है कि मेरा बिजनेस का नेट वर्थ 1,40,000 है, लेकिन हम 1,50,000 के नीचे सेल नहीं करेंगे. तो बी लिमिटेड बोल रहा है ठीक है, हम रेडी हैं, हम 1,50,000 ही पे कर देंगे. तो बी लिमिटेड एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है, बी लिमिटेड एक्स्ट्रा पे कर रहा है 10,000, ठीक है. क्यों 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जबकि जो
जो चीज हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका वैल्यू 1,40,000 है, बट हम लोग पे कर रहे हैं, मतलब बी लिमिटेड पे कर रहा है 1,50,000, 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? ये इसीलिए पे कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि अगर आज हम 10,000 एक्स्ट्रा देके इनके बिजनेस को परचेस कर भी लेते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस में गुडविल है, तो देखो अब ये तो जो परचेसर है उसको समझना पड़ेगा कि ये हम ज्यादा देके ले या ना ले। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा देके कब कुछ परचेस करेगा? जब उसको उसमें फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखेगा कि हाँ, आज अगर हम 10,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो मेरा फ्यूचर में इससे बहुत ज्यादा इनकम है, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा है, इनका लोकेशन अच्छा है, इनके कस्टमर बेस अच्छा है, जिसको यूज करके हम अपना बिजनेस, मतलब इनसे परचेस किया हुआ बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर लेंगे। और इनका जो गुडविल जनरेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मेरे से 10,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो मेरे लिए फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कुछ लॉस नहीं होगा, बल्कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो कोई अगर जो भी वैल्यूएशन है किसी चीज का उससे ज्यादा पे करना चाहता है, वो क्यों पे करता है? अगर उसको उसमें कुछ बेनिफिट दिखेगा तभी वो पे करेगा। तो जो ये एक्स्ट्रा 10,000 है, यही इसका गुडविल है। ये देखो, एक्स्ट्रा 10,000 इज नोन इन अकाउंटिंग एज गुडविल। अब ये क्या हो गया, मतलब ये 10,000 एक्स्ट्रा इन्होंने पे करके परचेज कर लिया, तो ये 10,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। किसके बिजनेस का गुडविल? ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड अपना 1,40,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट नहीं बिजनेस बेच रहा है, यहाँ पर बिजनेस, लेकिन वो कितना सेल प्राइस रख रहा है? बोल रहा है मेरा 1,40,000 है बिजनेस का वैल्यूएशन, लेकिन हम 1,50,000 के नीचे नहीं सेल करेंगे। बी लिमिटेड रेडी भी है, तो बी लिमिटेड एक्स्ट्रा 10,000 दे रहा है। अब ए लिमिटेड क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये उसका गुडविल है, वो बोलना चाह रहा है कि मेरा बिजनेस लेके बी लिमिटेड बहुत अच्छा खासा कमा सकता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो मांग रहा है वो अपनी मेहनत का, इतने दिन का मेहनत का मांग रहा है, यानी वो गुडविल का मांग रहा है 10,000। तो ये हो गया परचेज गुडविल, किसके लिए? बी लिमिटेड के लिए। अब बी लिमिटेड जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा ना, तो वहां पर गुडविल बोल के एसेट साइड में कितना लिखेगा? 10,000, क्योंकि ये परचेस्ड गुडविल है। जो इसने परचेज किया बिजनेस, उसमें उसने गुडविल भी परचेज किया। उसने जो एसेट परचेज किया, एसेट माइनस लाइबिलिटी मतलब तो नेट एसेट हो गया ना, तो जो एसेट परचेज किया वो तो 1,40,000 का था, साथ ही साथ यहाँ पर 10,000 का जो है वो गुडविल भी परचेज कर लिया। ठीक है, नेट वर्थ परचेज किया 1,40,000 का, और 10,000 का क्या परचेज किया? गुडविल। ये तो दिखेगा, क्योंकि जब बिजनेस किसी का परचेज करोगे तो उनका एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जो भी है वो सारे आइटम हमें मिल जाएंगे, वो हमें दिखेगा। लेकिन ये 10,000 कोई हमें जो है मतलब फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा, इसीलिए तो गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। इसी वजह से इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, क्योंकि ये हमें विजुअलाइज नहीं होगा, बट हम लोग परचेज जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखेगा नहीं कुछ। ठीक है, मतलब हम लोग उसे जस्ट फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये एसेट वगैरह देख पाएंगे, अगर उनका फर्नीचर है, उनका कुछ गाड़ी है, ठीक है, जो भी हम लोग परचेज कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइटम था, तो वो हम लोग देख पाएंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? परचेस्ड गुडविल। ठीक है, यही होता है परचेज गुडविल। अगर हम लोग किसी से बिजनेस परचेज कर रहे हैं या कुछ और परचेज कर रहे हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके परचेज कर रहे हैं, ऐसा सोचते हुए कि फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट मिलने वाला है, और ये जो ऑपोजिट साइड में है वो हमसे गुडविल के लिए वैल्यू एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो वो हो जाता है परचेज गुडविल। और एज 26 हमें बोल रहा है कि हम लोग बैलेंस शीट में जो है परचेज गुडविल को दिखा सकते हैं, बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको नहीं दिखा सकते। मतलब ए लिमिटेड अपने बुक्स में ये 10,000 कभी नहीं दिखा सकता है ये बोल के कि मेरे बिजनेस में गुडविल है, बट बी लिमिटेड क्योंकि वो परचेज कर रहा है, अमाउंट पे कर रहा है उसके लिए, तो वो ऑब्वियसली दिखा सकता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बीच में। ठीक है, कि परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा तुम लोगों को कि परचेज गुडविल और जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है। और कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो इसमें अभी तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अभी तक मैंने तुम लोग को क्या बताया, अभी तक हम लोग मेन पॉइंट में गए ही नहीं, ठीक है। हम जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं तुम लोग को कि गुडविल क्या होता है, ठीक है, कैसे कोई अपने बिजनेस में गुडविल जनरेट कर सकता है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोगों ने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया कि गुडविल ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही है। परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड दो तरीके का हो सकता है। एज 26 हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, जिसमें हमें पता चला कि परचेज गुडविल हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं बट सेल्फ जनरेटेड बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और परचेज गुडविल का मैंने मतलब भी समझाया, क्यों ये इंटेंजिबल है वो भी हम लोगों ने इसी एग्जांपल के साथ क्लियरली समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने बोला ना 10,000 है, ए लिमिटेड बोल रहा है कि हम 1,40,000 नहीं 1,50,000, इन्होंने 10,000 अपने गुडविल का वैल्यू किया। अब इन्होंने किया कैसे होगा, यानी हम लोग अभी क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे करके गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, पहले इस पे थोड़ा सा हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट 1 लिखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Valuation of goodwill is needed at the time of admission, retirement, death and reconstitution of a partnership, and also dissolution of और लिखो और सेल ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब देखो वैल्यूएशन तो हम लोग करेंगे ही गुडविल का, लेकिन कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है वो पॉइंट मैंने लिखा है। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीड एट टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मतलब हम यहाँ पर सारा डेटा ही तुम लोग को पार्टनरशिप से रिलेटेड बोलेंगे, क्योंकि टॉपिक ही हम लोग का पार्टनरशिप है। अगर बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है या एडमिट होता है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, पहले मान लो दो पार्टनर थे ए बी, ठीक है, और नया पार्टनर सी आ गया। एडमिशन का मतलब पहले दो पार्टनर था ए और बी, ठीक है, नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, तो फिर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली गुडविल होना चाहिए बिजनेस में, नहीं तो वैल्यूएशन कैसे करोगे। अगर लगता है ए बी को कि हमारा गुडविल है बिजनेस में, तो फिर वो सी के एडमिशन के पहले ही गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। रिटायरमेंट का मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है और इनमें से जो है सी रिटायर हो गया, ठीक है, तो सी अगर रिटायर हो गया तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी समझते हैं कि कौन से केसेस में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया डेथ। ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी का डेथ हो गया, ठीक है, तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ए बी पहले भी पार्टनर था, अब भी ए बी ही पार्टनर है, लेकिन ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। पहले मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, अब ये चाहते नहीं हम लोग 1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा चाहते हैं, मतलब पार्टनरशिप एज इट इज है, बस उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो रिकंस्टिट्यूशन जो है उसमें भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, नहीं करना पड़ता है अगर गुडविल है बिजनेस में। और डिसोल्यूशन और सेल ऑफ बिजनेस, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस सेल हो जाता है, किसी और बिजनेस में भी हो सकता है, क्योंकि टॉपिक पार्टनरशिप है तो हम बार बार पार्टनरशिप ही बोलेंगे। पार्टनरशिप अगर बंद हो जा रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व होने का मतलब होता है बंद हो जाना। अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जा रहा है या सेल हो जा रहा है तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, अगर हम लोग के बिजनेस में गुडविल है ऐसा हमें लगता है तो, ठीक है, तो हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो कब कब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे वो पॉइंट मैंने लिखा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन का जरूरत क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीड फॉर वैल्यूएशन। नीड फॉर वैल्यूएशन, तो यहाँ पर लिखेंगे द नीड फॉर द वैल्यूएशन
of goodwill arise as goodwill belongs to the period prior to change in the agreement. अच्छा, मैंने क्या लिखा है देखो, द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज, गुडविल के वैल्यूएशन का जरूरत इसलिए होता है एज गुडविल बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू द चेंज इन द एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट के चेंज के पहले अगर लगता है कि गुडविल है, जैसे कि मैंने देखो ये पॉइंट का मतलब, अगर तुम लोगों ने ये वाला पॉइंट ध्यान से सुना है तो समझ में आ जाएगा कि ए बी थे बिजनेस में, सी आना चाहता है, अगर ए बी को लगता है कि हमारे बिजनेस में गुडविल है तो सी को एडमिशन लेने के पहले उनको अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर लेना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट अब चेंज होने वाला है, क्यों? क्योंकि पहले बिजनेस में ए बी था, अब बिजनेस में ए बी सी होगा, तो ऑब्वियसली अब कॉन्ट्रैक्ट तीनों के बीच होगा। तो वही चीज बोल रहा है, द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एज गुडविल बिलोंग्स टू द पीरियड, अगर गुडविल कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है, प्रायर टू द चेंज इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में चेंज होने के पहले से ही अगर बिजनेस में गुडविल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी तीनों थे तो तीनों में हमारा एग्रीमेंट था, अब सी का जो है रिटायरमेंट हो गया, तो अब ए बी के बीच में नया एग्रीमेंट होगा, तो अगर लगता है कि इनके बिजनेस में गुडविल है तो इनको वैल्यूएशन करना चाहिए। सेम केस फॉर डेथ एंड सेम केस फॉर डिसोल्यूशन या फिर सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये पॉइंट तो देखो हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये मान लो 1/4/2018 से लेके यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2022। ठीक है, ये हम एक टाइम ड्यूरेशन ड्रॉ कर रहे हैं 1/4/18 से लेके 1/4/2022। ये कितना ईयर होगा? देखो 18-19 1 ईयर, 19-20 सेकेंड ईयर, 19-20 20-21 21-22। ठीक है, टोटल 4 इयर्स हो गया। ठीक है, 4 इयर्स हो गया। अब यहाँ पर दो पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं और इस पॉइंट में आके एक पार्टनर एडमिशन, मतलब एक पर्सन है जो एज ए पार्टनर इनके बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है, वो है सी। ठीक है, सी यहाँ पर आके बोल रहा है इस टाइम पीरियड में कि मुझे इनके बिजनेस में एडमिशन लेना है। अब किससे बात करेगा? ए बी से ही बोलेगा कि भाई मुझे आपके बिजनेस का पार्टनर बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रॉब्लम ये है कि ए भी बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में ना गुडविल है। ठीक है, हमारे बिजनेस में गुडविल है। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे बिजनेस में गुडविल है ए बी, तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म जो भी काम करता है मार्केट में, ऐसे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनसे ये ज्यादा कमाते होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये लोग जो है, ये लोग अगर ईयरली मंथली अगर 15,000 पर मंथ कमाते हैं, ठीक है, मान लो कि ए बी 15,000 पर मंथ कमाते हैं, तो सेम बिजनेस करने वाले और भी अलग जो पार्टनरशिप फर्म है वो इनसे कम ही कमाते होंगे। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे वो 9,000 पर मंथ कमाते हैं। एक्चुअली सी जो है ना वो चालाक है, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर ए बी पार्टनरशिप फर्म में जाना है। मार्केट में मान लो एक और भी पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं डीई पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये है ए बी का, ये है डी एंड ई का। डी एंड ई और ए और बी जो है इनका बिजनेस मॉडल सेम है, सेम बिजनेस करते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन ये 15,000 पर मंथ कमाते हैं, ये 9,000 पर मंथ कमाते हैं, क्योंकि इनका जो है बिजनेस में अच्छा ग्रिप है, इनका कस्टमर बेस अच्छा है, तो ये ज्यादा कमाते हैं, यानी इनका गुडविल है। ठीक है, अब सी क्या सोच रहा है? मुझे ए बी के पास ही एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इससे जो है प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 1:1:1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर कि इनका अगर इस फर्म में आके एडमिशन लेता है तो डीई और सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होने पे सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? सी को प्रॉफिट मिलेगा 9,000 इंटू 1/3, यानी कि
3000, ठीक है। वहीं पर अगर वो इस फर्म में आके ज्वाइन होता है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर यहाँ भी 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उस केस में सी को यहाँ पर मिलेगा 15,000 इंटू 1/3 यानी कि 5,000 हुआ 2,000 का फायदा। तो सी ने अपना दिमाग लगाया और सी बोल रहा है इसमें क्यों जाए, इनको अप्रोच करते हैं, अगर ये मुझे पार्टनर बना लेंगे तो मुझे जो है अच्छा खासा इनकम होगा क्योंकि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, इनके बिजनेस में गुडविल है। लेकिन ए और बी जो है वो भी चालाक है, ठीक है। वो बोल रहे हैं सी को, क्या बोल रहे हैं सुनो, वो सी को बोल रहे हैं देखो सी तुम अकेले चालाक नहीं हो, ठीक है, हमें भी पता है तुम मार्केट में डीई को छोड़ के हमारे पास क्यों आ रहे हो एडमिशन के लिए, ठीक है, हमारे बिजनेस में क्यों एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा इनकम मिलेगा, ठीक है, अच्छा इनकम मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने अपने बिजनेस को बड़े ही मेहनत से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रन करवाया है, इसीलिए बाकी लोगों से हम लोग मार्केट में ज्यादा कमाते हैं और इसीलिए तुम सोच रहे हो तुम एडमिशन लेते ही तुम्हें भी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जहां पर तुम अगर बाकी किसी भी फर्म में जाते हो तो कम मिलेगा, ठीक है। तो ए एंड बी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुम्हें ए बी का कहना ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सी एडमिशन लेने के बाद सी को भी हमें प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 4 साल से हमारा जो मेहनत हुआ है, 4 साल से हम लोग का जो मेहनत हुआ है, ठीक है, उसका बेनिफिट जो है सी को एक ही बार में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखो 4 साल से इन्होंने जो मेहनत किया उसका बेनिफिट सी को यही मिलेगा, लेकिन सी ने तो 4 साल में गुडविल जनरेट करने में कोई मेहनत नहीं किया है, लेकिन एडमिशन लेते ही सी को भी उसी प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सी को भी प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ए बी को पसंद नहीं आ रहा है। और बात भी सही है, देखो पसंद होना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ए भी बोलेगा मेहनत हमारा और इसको बिना मेहनत के वही बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अनएथिकल हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसी वजह से तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है। तो इसका क्या सोल्यूशन करें? हमें सी को एडमिशन भी लेना है क्या? ये सोल्यूशन करें कि सी को एडमिशन ना लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा वो भी सोचो। देखो ए बी 2 पर्सन है, पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया ही क्यों था? क्योंकि अकेले इंसान के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल का प्रोक्योरमेंट यानी जुगाड़ करना और बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना एक से भले दो, तो फिर ए बी दोनों मिलके काम करें। अब अगर सी भी इनके साथ जुड़ेगा तो सी भी अपना कैपिटल लाएगा, अपना ह्यूमन रिसोर्स सी भी यूज करेगा, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब जो प्रॉफिट पहले 2 जन को मिल रहा था वो 3 जन को मिलेगा, तो इनकम भी तो ज्यादा होगा। तो सी को तो एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। अगर बिजनेस को ज्यादा बढ़ाना है तो हमें सी को एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं सी को एडमिशन भी लेना है, साथ ही साथ उसको गुडविल का बेनिफिट नहीं देंगे, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। मतलब एज एन अकाउंटेंट तुम लोग को बोला जा रहा है ऐसा कुछ करो कि यहाँ पर सी के एडमिशन पे सी को गुडविल का बेनिफिट जो है वो नहीं मिले, मतलब गुडविल का बेनिफिट नहीं मिले इन द सेंस जो है कि ए भी ये बोल रहा है ऐसा कुछ करो कि हमारा मेहनत का बेनिफिट सी को मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा ना हो, लेकिन हम लोग सी को एडमिशन भी ले ले। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि ए बी को बोला जाएगा आप लोग अपने गुडविल का वैल्यूएशन करो, ठीक है, आप लोग अपने गुडविल का वैल्यूएशन करो। वैल्यूएशन करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट में से सी अपना हिस्सा लेके आएगा, ठीक है। मतलब मान लो इनका गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 6,000, ठीक है, 6,000। अब ए बी सी को क्या बोलेगा? सी को बोलेगा कि आप जितना प्रॉफिट शेयर करोगे, मान लो सी को प्रॉफिट दिया जाएगा 1/3, ठीक है, तो गुडविल जो है 6,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2,000। तो टोटल गुडविल में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2,000। मतलब बात को इक्विवेलेंट कर लिया जा रहा है। पहले देखो ए बी ने मेहनत से 6,000 का गुडविल जनरेट किया है, अगर सी को भी उसमें अपना हिस्सा लेना है तो सी को गुडविल का हिस्सा भी लेके आना पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल लाने से नहीं होगा। तो सी को बोला जा रहा है कैपिटल
कैपिटल तो आपको लाना ही है, ठीक है, कैपिटल तो आप लेके आओगे, बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो तो कैपिटल तो लाओगे ही, साथ ही साथ आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आओ। क्या लाना है आपको? जो ये गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा ना, तो आप एक काम करो, मेहनत हम दोनों ने किया है, दोनों ने मिलकर 6000 का गुडविल जनरेट किया है, आप इस 6000 में अपना हिस्सा लेके आओ। कितना लाना पड़ेगा? जितना आप प्रॉफिट शेयर करोगे उतना गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा। तो टोटल गुडविल में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, 2000। तो सी को बोला जा रहा है 2000 गुडविल का लेके आओ। मतलब क्या कर दिया गया पता है? यही जो इनको आपत्ति था ना इस बात पे कि हम लोगों ने मेहनत किया, तो फिर सी को इसका बेनिफिट कैसे मिलना चाहिए? तो क्या हो गया, सी ऑन दैट मोमेंट प्रेजेंट तो नहीं था, लेकिन प्रेजेंट होने से यही बोला जा रहा है कि अगर मान लो सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था और यहाँ पर आने से 1:1 हो जाएगा, कुछ और भी हो सकता है, एग्जाम्पल को समझाने के लिए हम 1 का यूज करें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इसका मतलब अगर गुडविल देखा जाए तो इन दोनों का 3000, अब अगर उसमें सी भी ऑन दैट मोमेंट रहता तो 2000 होता। सोचो अगर पहले से ही सी रहता और गुडविल को इक्वली हम लोग डिवाइड करते कि सबका मेहनत बराबर था, तो गुडविल का वैल्यू 2000 होता। उसी चीज को अभी यहाँ पर कर दिया गया है कि ठीक है, गुडविल तुम तब नहीं थे, सी तुम तब नहीं थे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग भी अपना मेहनत का हिस्सा ऐसे ही तुम्हें एंजॉय करने नहीं देंगे, तुम गुडविल का अपना हिस्सा लेके आओ, क्योंकि हमारे बिजनेस में गुडविल है। तो सी पूछेगा कितना गुडविल है, जितना है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लेके आओ। तो क्या होगा, ये ट्रीटमेंट के बाद जब प्रॉफिट शेयर होना स्टार्ट होगा तो सभी बैलेंस हो जाएंगे। मतलब ना तो ए बी का लॉस है, ना तो सी का कोई एक्स्ट्रा गेन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी जो गुडविल कमाया नहीं है, लेकिन जो गुडविल के लालच में वो इनको ज्वाइन कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उस गुडविल का मॉनिटरी वैल्यूएशन इनसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है नीड फॉर वैल्यूएशन। क्यों गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे? ताकि जो इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, जो इनकमिंग पार्टनर है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल जाए। ये मैंने इनके सब एडमिशन समझा दिया। अब रिटायरमेंट में क्या होगा? अब रिटायरमेंट में तो पार्टनर ज्वाइन नहीं करेगा, पार्टनर चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा होगा, देखो पहले मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, अगर सी चला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सी चला जा रहा है, सी का रिटायरमेंट हो रहा है, तो अब अगर इनके बिजनेस में गुडविल था तो सी को रिटायरमेंट में जो भी दिया जाएगा, सी को रिटायर होने पे क्या क्या दिया जाएगा, सी को अपना कैपिटल का हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सी को कुछ सैलरी रेम्यूनरेशन जो भी मिलना चाहिए वो दिया जाएगा। तो सी बोलेगा देखो मैंने तो मेहनत करके गुडविल भी जनरेट किया था ना, तो मुझे गुडविल का भी हिस्सा दो। तो फिर गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उस केस में इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन होगा, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और सी को उसके गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। अच्छा, डेथ में भी वैसे ही होगा। अगर मान लो सी का डेथ हो गया तो फिर सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अब सी जो दुनिया छोड़ के चला गया वो तो लेने कुछ भी नहीं आएगा, ना तो गुडविल लेने आएगा ना तो कुछ और लेने आएगा, ठीक है, वो कुछ भी लेने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आएंगे, वो आके क्लेम करेंगे, तो उनको देना पड़ेगा, तब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर हम लोग बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट करना चाहते हैं, मतलब पहले भी ए बी था बाद में भी ए बी ही रहेगा, लेकिन वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करके जो है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। और अगर बिजनेस सेल हो जाता है तो भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल से तुम लोग को ये समझाया कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का जरूरत क्या है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एडमिशन में ही हमें लगता है। तो देखो हम एडमिशन का बता देते हैं। एडमिशन में ये जो मैंने अभी स्टोरी बताया, ये मैंने यही बताया कि ऐसा ट्रीटमेंट करने पे क्या होगा, अगर हम लोग गुडविल का अमाउंट जो है सी से ले लेते हैं तो फिर हमारे मतलब ए बी के मन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हमारा मेहनत सी फ्री में जो है एंजॉय कर रहा है, फ्री में नहीं कर रहा है भाई, वो अपना वो मेहनत करके नहीं कर पाया तो क्या हुआ, पैसा दिया है, ठीक है। अगर एडमिशन सी को लेना है तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो इनको अब जो है कुछ भी इनके दिल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको अपने मेहनत का हिस्सा, अब ये 2000 किसको मिल जाएगा, ये इन दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। ए और बी अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि भाई हमारा मेहनत जो सी इंजॉय कर रहा है, सी उसके बदले हमें पेमेंट कर दिया है। अब इस बात पे ये एग्री हो जाएंगे और सी को जो है एडमिशन ले लेंगे। इसी वजह से जो है गुडविल का वैल्यूएशन करने का जो है नीड होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम लोग को समझ में आया कि क्यों गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग का क्वेश्चन मेनली आता है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या क्या मेथड्स होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये वाला मेथड्स फॉर गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या मेथड्स होता है, यहाँ पर लिखते हैं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो क्या क्या मेथड होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें दो पार्ट होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अच्छा, और क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, और होता है हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका भी दो पार्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, और एक मेथड होता है एन्युटी, एन्युटी मेथड, ठीक है। तो ये मैंने लिखवा दिया ताकि तुम लोग को याद रहे क्या क्या मेथड होता है। तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, ठीक है। हम तो एक एक करके सारा ही सिखाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड ही सीखेंगे, यही पहले लिखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखते हैं जिसमें हम लोग पहले सिंपल वाला सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप 1 लिखो कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हमें मान लो 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसका एवरेज करेंगे। एवरेज करना तुम लोग को पता है, नॉर्मली ये 1 2 से तुम लोग करते ही हो। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर हमें जैसे मान लो एक क्लास में 5 स्टूडेंट का जो है हाइट का डेटा दिया हुआ है या वेट का डेटा दिया है, मान लो वेट का डेटा दिया हुआ है, किसी का 50 किलो वेट है, किसी का 55, किसी का मान लो 49, किसी का मान लो है 67, ठीक है, किसी का मान लो है 60, ठीक है। तो ये अगर ये 5 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, ये सब किलो में है, इसका अगर एवरेज की क्लास में जो भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है, तो कैसे निकालोगे, ये सबको ऐड कर दोगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 5, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 5 करने से क्या आ जाएगा, एवरेज वेट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग वेट का एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेट आ जाएगा, एवरेज वेट कितना आएगा, चलो एक बार देखते हैं कितना आ रहा है। 50 प्लस 55, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, देखते हैं कितना आता है, 49, 67 और 60 डिवाइडेड बाय 5, 56.2, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब हो गया कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका वेट 56.2 किलो के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट 56.2 हो ऐसा जरूरी नहीं, उसके आसपास है। ये देखो उससे कम भी है, कम, ये भी कम दिख रहा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो एवरेज डेटा हमें क्या करता है, एवरेज डेटा जो है हमें पूरे एक सीरीज ऑफ डेटा का एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। ये पूरे सीरीज ऑफ डेटा को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया कि एवरेज सबका वेट 56.2 है, अलग अलग हमें पता करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एवरेज का मतलब यही होता है कि जब हम लोग सीरीज ऑफ डेटा को एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसे एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो
हमें जितना सारा ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा उसको टोटल करेंगे, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा सम यानी टोटल, सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के जगह तुम लोग लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये मैंने एडजस्टेड क्यों लिखवाया वो भी समझाएंगे, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। जितना जितना सारा ईयर होगा उतने से डिवाइड करेंगे। अगर 5 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट का टोटल डिवाइडेड बाय 5 होगा। ये हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी ना निकालना है, निकालना क्या है, गुडविल निकालना है, तो वही सीख रहे हैं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो भी कैलकुलेट होके आएगा स्टेप 1 में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये भी क्या होता है ये भी बता देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट जो लिखा हुआ वो क्या है। जैसे कि एडजस्टेड प्रॉफिट, पहला पॉइंट वो सीखते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट समझ में आएगा तो एवरेज प्रॉफिट तो उसी से कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे किया जाएगा। तो देखो कैसे होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे लिख रहे हैं तुम लोग वैसे ही लिखो, ठीक है। थोड़ा सा एक पेज जगह लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, लिखो हम फिर समझा देंगे। प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो गिवन। फिर इसमें ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट यानी चोरी, फायर यानी आग लगना, समझा देंगे क्या होता है, अभी लिखो। फिर लेस करना है, अच्छा फिर ऐड कर दो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अच्छा, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे नॉन बिजनेस एक्सपेंस। ये सारा पॉइंट हम बताएंगे कि क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं। नॉन बिजनेस एक्सपेंस, फिर लेस करना है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। फिर लेस करना है नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम। अच्छा, फिर यहां से लेस करेंगे नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम। लेस करेंगे फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर एक्सपेंस। प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, प्लस माइनस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, फिर ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये मैंने क्लोजिंग लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, और क्या आ सकता है, लेस कर दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लेस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब करने से आ जाता है एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, ठीक है।
अच्छा, क्या ये पूरा लिस्ट याद रखना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने एक ही जगह पे सारा लिस्ट लिखवा दिया। हर एक क्वेश्चन में सारे आइटम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले तो ये समझो कि ये क्या किया है हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है, मतलब प्रॉफिट को एडजस्ट किया है। और ये कितने टाइम पीरियड का निकल रहा है? 1 ईयर का निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 साल का, ठीक है, 1 साल का फाइंड आउट करेंगे। अब 1 साल का हम लोग क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर हमें अगर एवरेज, अच्छा ठीक है, देखो 1 साल का होगा कि नहीं होगा वो थोड़ा सा क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। मान लो कि 1 ईयर का ही प्रॉफिट है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुडविल का मतलब क्या है? अगर हम लोग सेम बिजनेस सेक्टर में किसी और से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, वही हमारा गुडविल है। तो वो कैसे पता चलेगा? बाकी से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं सिंपल एवरेज मेथड से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्योरली बिजनेस प्रॉफिट लेना है, प्योरली बिजनेस प्रॉफिट लेना है। क्या इसके अलावा भी हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं? बिल्कुल, इसके अलावा भी हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं। कैसे? देखो, जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो हम लोग बना रहे हैं अपना ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल सभी को बनाना आता होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपना ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या क्या लिखते हैं? इधर हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के लिख रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? जैसे कि देखो यहाँ पर आ सकता है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ठीक है, फ्रेट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, इस तरीके का सारा एक्सपेंसेस आ सकता है। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम जो तुम लोग सेल बोल के लिखते हो, डायरेक्ट इनकम बोला जाता है इसे, ठीक है। डायरेक्ट मतलब बिजनेस से रिलेटेड इनकम। और क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। फिर हम लोग के बिजनेस में यहाँ पर क्या आ सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस भी आ सकता है, लेकिन हम एक बार प्रॉफिट का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जीपी को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, और हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? इधर हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। जैसे हमें एग्जांपल अगर दे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में हम लोग लिखते हैं, जैसे इधर लिखते हैं इंटरेस्ट इनकम, कमीशन रिसीट, डिस्काउंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, इस तरीके का इनकम लिखते हैं। और इधर हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ना हम लोग का यहाँ पर बहुत सारा पार्ट हो जाता है। कैसे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग का बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होता है, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है ऐसा भी होता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया ना, ये बेसिकली हम लोग का प्योरली बिजनेस प्रॉफिट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसे इनकम दिखा रहे हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे देखो, एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। जैसे मेरा मेन इनकम है मेरा जो मतलब हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने शेयर परचेस कर रखा है, ठीक है, शेयर परचेस कर रखा है, या फिर मैंने कहीं एफडी कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट वाला एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर से तो कुछ रिकरिंग इनकम ऐसा होगा नहीं। फिक्स डिपॉजिट कर रखा है जिससे मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना। तो मुझे कोई अगर पूछे कि मेरा मेन बिजनेस इनकम क्या है, तो मुझे एडुकेशन वाला ही बोलना चाहिए। ये एफडी से जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, ये मेरा जो है इनडायरेक्ट इनकम है, बिजनेस का डायरेक्ट इनकम नहीं है। इसीलिए तो सेल यहाँ लिखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग डिस्काउंट से कुछ अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, वो सारी चीजों को यहाँ नहीं लिखा जाता है। मतलब वो सारी चीजों को यहाँ नहीं लिखा जाता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? प्योरली बिजनेस इनकम लिखते हैं। तो अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सा इनकम लेना पड़ेगा? प्योरली बिजनेस इनकम लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बिजनेस इनकम के अलावा कुछ और इनकम एड ऑन कर रखे हैं तो हमें उसे डिलीट करना, मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें उसे हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग उसे नहीं हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और गुडविल भी हम लोग का ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम लोग फिर गुडविल को भी क्या बोलेंगे? हमारा गुडविल भी ज्यादा दिखेगा।
तो वही हम बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि जो भी हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम वगैरह है वो हमें लेकिन इधर नहीं लेना है, इनडायरेक्ट इनकम वगैरह हमें यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर क्या लेस करवाया है। अगर लेस के आइटम में हम लोग देखें ये सब तो यहाँ पर देखो लेस में चलते हैं। ये देखो नॉन बिजनेस इनकम, अगर मेरा बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है तो वो मुझे लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम वो दिखा रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सोच के देखो अगर हम नॉन बिजनेस इनकम को भी दिखा रहे हैं, जैसे मान लो मेरा ये जैसे इंटरेस्ट का इनकम, ये मेरा नॉन बिजनेस इनकम है क्योंकि मेरा मेन बिजनेस है टीचिंग, ठीक है। तो अगर हम उस इनकम को भी एड ऑन कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा इनकम ज्यादा दिख रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो मेरा गुडविल का अमाउंट जो है ज्यादा दिखेगा जो परमिसिबल नहीं है। तो गुडविल अगर कैलकुलेट करना है प्योरली बिजनेस के प्रॉफिट पे करके दिखाओ, बिजनेस के अलावा किसी और प्रॉफिट को ऐड ऑन करके हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? लॉजिक है, क्योंकि जो गुडविल का हमें पेमेंट करेगा वो क्या मेरा इंटरेस्ट इनकम के लिए पेमेंट करेगा? नहीं, क्योंकि जो जैसे मान लो हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं मेरे बिजनेस का वैल्यू जो है 1,40,000 है लेकिन हम 1,50,000 लेंगे, जैसे ये वाला एग्जांपल था। तो वो 10,000 किस बात का एक्स्ट्रा देगा? मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस का देगा, ना कि मेरे एफडी के परफॉर्मेंस का देगा, ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रॉफिट को एडजस्ट करो, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में ना हमारा बहुत सारा नॉन बिजनेस इनकम एक्सपेंसेस जो है इंक्लूडेड है। तो वैसे ही देखो अगर मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो मुझे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैंने नॉन बिजनेस एक्सपेंस दिखा रखा है तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये देखो अगर मैंने कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस दिखा रखा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उससे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, जबकि मेरा वो बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो जा रहा है, तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो नॉन रिकरिंग इनकम मतलब ऐसा इनकम जो एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। देखो सेल तो मेरा बार बार होगा क्योंकि हम बार बार स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे, क्योंकि मेरा यही काम है, इसी से मेरा चलता है, तो हम तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा रिकरिंग इनकम है। लेकिन नॉन रिकरिंग इनकम जैसे मान लो मुझे एक लॉटरी लग गया, ठीक है, मैंने लॉटरी जीत लिया, तो अब लॉटरी जीत के मेरा इनकम हुआ, उसको भी बिजनेस में ऐड कर लिए, तो कौन सा वो मेरा रिकरिंग इनकम है, रोज रोज कौन सा लॉटरी जीतने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली लॉटरी का एग्जांपल एबनॉर्मल गेन में बोल सकते हो, ये एबनॉर्मल है। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में क्या होता है, देखो नॉन रिकरिंग मतलब ऐसा इनकम जो हमें बार बार नहीं होने वाला। जैसे देखो हम एक शेयर होल्ड किए थे, उसको बेच दिए, उससे मेरा एक अच्छा खासा इनकम हुआ। या फिर मेरा एक मान लो फिक्स्ड एसेट था, मेरा एक लैंड था, ठीक है, उसको मैंने बेच डाला और उससे मेरा इनकम हो गया। सबसे अच्छा एग्जांपल यही होगा, मेरे पास एक लैंड था, उसको मैंने बेच दिया और उससे मेरा इनकम हो गया, और उसको भी हम बिजनेस के इनकम में ऐड कर दिए। और जब हम अपना गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस लैंड का इनकम को भी ऐड कर रहे हैं, तो मेरा तो गुडविल का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अकाउंट्स मुझे क्या बोल रहा है, ये सब मुझे कौन बता रहा है, AS26, ठीक है, AS26 मुझे बोल रहा है नहीं नहीं वो सब ऐड मत करो, तुम फिर सिर्फ इतना बताओ कि बिजनेस, जो बिजनेस कोई परचेस करना चाह रहा है उसका कितना है तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट बताओ, इधर उधर का प्रॉफिट मत जोड़ो, ठीक है, इधर उधर का प्रॉफिट मत जोड़ो, क्योंकि ये हमें क्या करेगा, ये हमें मिसलीड करेगा। तो बोल जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अगर तुम लोग को याद रखना है लिख सकते हो। नॉन बिजनेस इनकम में जैसे मैंने बोला एफडी का, ठीक है। नॉन रिकरिंग इनकम में जैसे मैंने बोला कि मैंने लैंड जो है सेल कर दिया, ठीक है, तो वो इनकम हम नहीं दिखा सकते, उसे लेस कर देंगे। सेम तरीके से अगर मेरा कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो बार बार नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने जो लैंड बेचा उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने के लिए एक लॉयर को हायर किया, तो उनको मैंने एक खर्चा दिया है, ठीक है, तो जो उनका फीस है वो मैंने दिया, वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि रोज रोज देना पड़ेगा। तो हम अगर उसे मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस में दिखा रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट जो है डाउन हो रहा है, तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? मान लो मेरे बिजनेस में क्या हुआ,
मान लो किसी का ग्रोसरी शॉप है, वहां पर चोरी हो गया या आग लग गया, उसकी वजह से जिस साल चोरी या आग लगा, इस तरीके का एक्सीडेंटल कुछ इंसिडेंट हुआ है, उस साल उनका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम दिखेगा, उनका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम दिखेगा, लॉस हुआ है ना बिजनेस में। लेकिन ये कोई डेली वाला बात तो है नहीं, मतलब हर रोज किसी के बिजनेस प्रीमिसेस में आग लग जाएगा या फिर हर रोज किसी के बिजनेस के वहां चोरी हो जाएगा, ये तो नहीं होता है ना। तो इस वजह से हम लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट को कम नहीं कर सकते हैं। अगर उस साल ये एबनॉर्मल केसेस है तो इससे प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, लेकिन रोज रोज तो कम नहीं होगा। तो अगर इस तरीके का कोई लॉस है तो उसको ऐड कर दो, मतलब प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आइटम्स मैंने इस तरीके का लिखाया है। एडजस्टेड प्रॉफिट को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग प्योरली बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। जैसे एबनॉर्मल गेन, जैसे लॉटरी, मुझे लॉटरी से इनकम हो गया, तो क्या हम बोलेंगे ये मेरा बिजनेस का इनकम है? नहीं। अगर हम दिखा दिए हैं इधर लॉटरी का इनकम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा। जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करें, वो हमें ट्रेडिंग पीएल में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तो लिखते ही है ना। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर से डिविडेंड, वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनडायरेक्ट इनकम तो पीएल में लिखा ही जाता है। लेकिन गुडविल को जब कैलकुलेट करोगे तब इस नेट प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसमें अगर ऐसा कोई आइटम ऐड या लेस हो चुका है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हमें रिवर्सली ऐड या लेस करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरा कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो मुझे उसे ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस को दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो ऐड करो। अगर एबनॉर्मल गेन है, जैसे मैंने लॉटरी वाला एग्जांपल लिया, तो उसे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि लॉटरी का इनकम तो रोज रोज नहीं होने वाला। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर हम लोग का बिजनेस रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ और एक्सपेंसेस हम लोगों ने बिजनेस के एक्सपेंसेस में दिखा रखा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है। फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होगा ऐसा सोच के अगर हम लोग पीएल में चार्ज कर रखे हैं, तो उसे हमें हमेशा इस मतलब प्रॉफिट में नहीं दिखाना है। ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस फ्यूचर में देखा जाएगा। फ्यूचर का अगर कोई एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहाँ पर लिख के प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अच्छा हाँ सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया, फ्यूचर का एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो वो हमें लेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस में अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस होगा ऐसा हमें लगता है, तो हमें वो अपने नेट प्रॉफिट से लेस करके दिखाना पड़ेगा। और अगर हम लोग का अकाउंट्स को रेडी करते हुए कुछ गलत एंट्री पास हो गया है, उसको सही करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का अगर नीड होगा, जैसे कि देखो हम लोगों ने खरीदा फिक्स्ड एसेट बट उसे लिख दिया परचेज, मतलब फिक्स्ड एसेट का एंट्री क्या होता है, फिक्स्ड एसेट टू कैश या बैंक, बट हम लोगों ने लिख दिया परचेज टू फिक्स्ड एसेट। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये परचेज हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे, इससे हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है कि हम लोगों ने खरीदा फिक्स्ड एसेट बट उसे परचेज दिखा दिया, तो वो ट्रेडिंग में ट्रीट कर दिया होगा, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये गलत हो गया, अब इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नीड है तो वो करो। वो करने पे अगर हमारा प्रॉफिट मतलब कम हो रखा था, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट हमारा गलती से कम दिख रहा था, तो उसे ऐड करके सही कर दो, और अगर ज्यादा दिख रहा तो माइनस करके उसे जो है सही करो, ठीक है। और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है या ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस। और यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है तो ऐड या लेस। अब ये कंसेप्ट भी समझाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट क्या है। देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या कंसेप्ट है, उसे कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग में इधर मान लो लिखा हुआ है 100 और इधर लिखा हुआ है 250, तो यहाँ पर ये मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। अब गलती से ये क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया गया है ओवर वैल्यूड, 300 कर दिया गया है, इधर 160 ही रखना है, नहीं तो एग्जाम्पल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 200, ठीक है। तो ये करेक्ट था, बट गलती से हम लोगों ने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया, प्रॉफिट भी हम लोग का क्या हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया। कितने से, 50 रुपीज से। तो अगर हम लोगों ने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ये देखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, ये देखो नीचे का पॉइंट, ओवर वैल्यूएशन अगर क्लोजिंग स्टॉक का हुआ है तो उसे हमें
लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा? क्योंकि उससे हम लोग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ये देखो, तो इसीलिए अगर हम लोग का ओवर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। और सेम तरीके से अगर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है, जैसे देखो हम लोग को ये दिखाना था 100, यहाँ पर 150 और यहाँ पर हमें दिखाना था 250, ये सही कैलकुलेशन होता, ठीक है। और हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया है? हम लोगों ने गलती से इसको यहाँ पर 200 दिखा दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो हमें अंडर वैल्यूड होने पे क्या करना पड़ेगा? अंडर वैल्यूड होने पे प्रॉफिट कम हो जाता है, इसीलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज से कम दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए 150। ये देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने पे जितने से क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है उतने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, उतना ऐड करना पड़ेगा। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पर कितना अंडर वैल्यूएशन हुआ? 50 का, तो प्रॉफिट में भी इंपैक्ट कितना आया? 50 का। सेम यहाँ पर भी अंडर वैल्यूएशन कितना, ओवर वैल्यूएशन कितने का हुआ? 50 का, तो प्रॉफिट में भी उतने का ही इंपैक्ट आता है। बस इतना याद रखो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक पे जस्ट रिवर्स ट्रीटमेंट होगा, ओपनिंग स्टॉक पे जस्ट रिवर्स ट्रीटमेंट होगा। उसका भी हम एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं। ओपनिंग स्टॉक का अगर ओवर या अंडर वैल्यूएशन होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा मैंने ट्रेडिंग, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 100 और यहाँ पर 200, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 100 आ जाएगा। अब मान लो ये 200 फिक्स्ड है, ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने 150 कर दिया, तो प्रॉफिट 50 हो गया, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोग का 50 से ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट हम लोग का 50 से कम दिखेगा। देखो प्रॉफिट हम लोग का 50 से कम दिखेगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। देखो ओवर वैल्यूड अगर ओपनिंग स्टॉक है तो देखो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट में वो ऐड होगा। मतलब जितने से ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया है उतने से ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोगों ने गलती से ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, जितने से ओवर वैल्यूड किया है प्रॉफिट उतने से कम दिखेगा, तो हमें उतना अमाउंट प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करते हैं, ठीक है, जैसे 100 था, 200 था, ये 100 ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला लिखते हैं। अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने यहाँ 50 कर दिया तो यहाँ पर जीपी कितना आ जाएगा? 150। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक को कर दिया है 50 से अंडर वैल्यू। तो हम लोग का प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया? प्रॉफिट 50 से बढ़ गया। तो अगर हम लोग कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक 50 रुपीज से हम लोगों ने कम दिखाया है, तो मतलब समझ लो कि हम लोगों ने प्रॉफिट 50 ज्यादा हो गया है कैलकुलेशन में। तो अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक जो है वो अगर हम लोग का अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ओवर वैल्यूड हो गया है, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो हम लोगों का ओवर वैल्यूएशन, ये देखो अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक होने पे प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा। मतलब जिस्ट क्या निकल के आया? जिस्ट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ, ठीक है, प्रॉफिट का जो लिंक है वो है प्रोपोर्शनेट। मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब ओवर वैल्यूड हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हुआ तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड होगा। और ओपनिंग स्टॉक से क्या लिंक बना? ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो प्रॉफिट डाउन हो गया है, और अगर ओपनिंग स्टॉक गलती से अंडर वैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट अप हो गया है। तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो है प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, प्रॉफिट का बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिवर्स रिलेशन है, ठीक है, रिवर्स रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक गलती से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैंने 2 एग्जांपल से किया, तुम लोग कोई भी डेटा लेके ये एग्जांपल से तुम लोग चेक करके देख सकते हो। तो एक भी पॉइंट जो है मतलब लर्न करके जस्ट लर्न करो, मतलब इसको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही कर पाओगे, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट कोई एक क्वेश्चन में नहीं होगा। लेकिन प्रोबेबली जो जो एडजस्टमेंट हो सकता है मैंने लिखवा दिया, ताकि कभी भी कोई भी पॉइंट है तुम लोग उसको आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो वो पहले करते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला है?
सिंपल एवरेज वाला, वेटेड एवरेज तो मैंने अभी बताया नहीं है। ये देखो, द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 years ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर 50,000, 40,000, 52,000, 48,000 एंड 56,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. तो अभी हम लोगों ने जो मेथड सीखा उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, अभी देखो मेथड, देखो मेथड क्या था। मेथड में हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब क्या इन प्रॉफिटों को एडजस्ट करने का जरूरत है? करना पड़ता अगर हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता कि प्रॉफिट में ये कुछ गलत है क्या, ये कुछ चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डेटा होता तो ना करते। यहाँ कुछ डेटा है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा हम यहीं से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो इलास्ट्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा और एक्सरसाइज वाला हम करके दिखा देंगे। ये छोटा सा एग्जांपल है, यहीं से समझाते हैं। तो ये देखो 50 प्लस 40 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 56, 2,46,000, ठीक है टोटल प्रॉफिट। अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 years का प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो देखो कितना आता है, 2,46,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 49,200। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इन 5 सालों में लगभग 49,200 का प्रॉफिट हर साल हो जाता है। इस एवरेज डेटा का मतलब यही है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, गुडविल कैलकुलेट करके देना है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो मेथड क्या दिया हुआ है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। गुडविल हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 49,200। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया। अब ये भी हम बताएंगे कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, इंटू 4 यानी 1,96,800। ठीक है, अब चेक करते हैं पहले आंसर कि गुडविल हमारा मैच हुआ कि नहीं। ये देखो गुडविल हम लोग का मैच हो गया, यहाँ पर 1,96,800, 1,96,800। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यही करके दिखा दिया। लेकिन बात ये है कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। एवरेज प्रॉफिट तो मैंने बहुत सारा पॉइंट बोला तो कुछ तो दिमाग में जरूर गया होगा। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब ये नया चीज क्या है, तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है वो भी हम समझाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज कैसे हुआ, देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट किया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ऐसे करके किया। ठीक है, अच्छा, और मैंने डेटा क्या लिखा, हम एक बार यहाँ से देख के ही लिख के बताते हैं। एवरेज प्रॉफिट आया 49,200, ठीक है, और इसमें लिख दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, जो कि क्वेश्चन में मुझे गिवन था, और मैंने आंसर लिखा 1,96,800। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कौन डिसाइड करता है, पहले वो सुनो। नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड करता है जो सेलर है। ठीक है, जो सेलर है, यानी अगर कोई अपना बिजनेस सेल कर रहा है, हम एक बार बिजनेस सेल वाला ही एग्जांपल दे रहे हैं, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड करता है। या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो पहले से पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं। रिटायरमेंट के केस में सब मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा। तो जो भी हो, बिजनेस सेल के केस में सेलर, एडमिशन के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, एडमिशन के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं, यानी जो गुडविल का वैल्यूएशन करेगा वो लोग ही नंबर ऑफ ईयर परचेज डिसाइड करेगा। बेसिक सा बात इतना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, जैसे हम सेलर वाला एग्जांपल देंगे तो तुम लोग को अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर ए अपना बिजनेस मान लो बी को सेल कर रहा है, ए अपना बिजनेस सेल कर रहा है बी को, और उसने बोला मेरा एवरेज प्रॉफिट मान लो कि 49,200 है, और ए बी को क्या बोल रहा है पता है, ए बी को बोल रहा है देखो हम अपना बिजनेस सेल करते रहे लेकिन मेरे बिजनेस में क्या है पता है तुमको, गुडविल है। ठीक है, अब तुम मेहनत करो ना करो, मेरा में ये मानना है कि मेरे मेहनत का बेनिफिट तुम्हें कम से कम 4 साल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस था, मैंने अच्छा रेपुटेशन कमाया जिससे मैंने गुडविल अर्न किया। तो लोग, मेरा बिजनेस है वो तो लोग को बाद में पता चलेगा मैंने सेल कर दिया, जो भी हो, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे नाम से चलता था, और अगर मतलब इतना मेरा फेमस बिजनेस है, तो तुम अगर मेहनत कुछ भी नहीं करते हो ना, तो भी मेरा ये मानना है कि तुम 4 साल मेरे जितना ही प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, तो इसीलिए
ये जो 49,200 मेरा प्रॉफिट है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके ये बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस का गुडविल कितना है 1,96,800। मतलब ए का कहने का है कि बी 4 साल में इतना पैसा जरूर कमा लेगा, अगर वो जीरो भी मेहनत करता है तो भी कमा लेगा, क्योंकि मेरे मेहनत का बेनिफिट उसे मिलेगा। ठीक है, मेरे मेहनत का बेनिफिट उसे मिलेगा। ये कौन डिसाइड किया? सेलर। अब ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो सेलर डिसाइड करेगा। हाँ, बाकी ये नेगोशिएबल जरूर होता है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है ना, ये नेगोशिएबल होता है। जैसे मान लो कि ए बोल रहा है 100 ईयर्स, तो बी थोड़ी ना मानेगा। 100 ईयर्स कौन मानेगा? क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के बिजनेस को हम लोग परचेस कर लिया और उसका बेनिफिट हमें 100 ईयर्स तक मिलेगा, कभी नहीं होगा। जैसे देखो बी को जैसे बोल रहे हैं 4 साल, ये फिर भी ठीक है, क्योंकि देखो लोग 4 साल तक हो सकता है कि पॉपुलर बिजनेस है आके लेगा, लेकिन इन द मीन टाइम बी अगर उस बिजनेस को खराब कर रहा है, गलत प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब खराब प्रोडक्ट बेच रहा है, तो धीरे धीरे बिजनेस खराब हो जाएगा। तो फिर ए का नाम पे जो बिजनेस चल रहा था, या फिर लोग जो ए के बात पे आते थे या अट्रैक्ट होते थे, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप बी के पास चला गया। लेकिन बी अगर उसको सही तरीके से नहीं चला रहा है तो कितना दिन ए के वजह से चल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 5 साल, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। तो बी को तो कुछ एफर्ट डालना ही पड़ेगा। बी अगर कुछ भी मेहनत नहीं करेगा तो कुछ दिन बाद तो बिजनेस खराब होना ही है, चाहे कितने भी गुडविल वाले बिजनेस को क्यों ना खरीद लो। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, ये नेगोशिएबल होता है। और डिसाइड कौन करता है? नॉर्मली बिजनेस सेल के केस में सेलर डिसाइड करेगा कि कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। और ये क्या होता है? नेगोशिएबल होता है। जैसे ए बोल रहा है 4 साल, बी बोलेगा नहीं नहीं 3 साल करो। तो अगर ए को लगता है, मतलब बार्गेन होता है बेसिकली। ठीक है, नेगोशिएबल होता है। नॉर्मली जिसके बिजनेस में गुडविल है वही नंबर ऑफ ईयर परचेज को डिसाइड करता है, लेकिन ये नेगोशिएबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये हो जाता है कि जब भी कोई अपना बिजनेस का गुडविल निकालता है तो वो ये बोल रहा है ये प्रॉफिट हम फ्यूचर में 4 साल देख रहे हैं, या फिर ये प्रॉफिट हम फ्यूचर में 5 साल देख रहे हैं। तो दैट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब इस प्रॉफिट को तुम्हें 4 साल के लिए खरीदना पड़ेगा, 4 साल के लिए खरीदना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि तुम 4 साल तक मेरे लिए ये प्रॉफिट कमाते ही जाओगे। अगर तुम कुछ भी मेहनत नहीं करते हो ना तो भी कमा लोगे, और अगर मेहनत कर लोगे तो अच्छा बात है, आगे और भी चलेगा। ठीक है, तो ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब। तो आई होप कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आया। देखो मतलब तुम लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम लोग चीजों को समझेंगे ही नहीं तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करना होगा, सिर्फ नंबर मिलने से एग्जाम पास करने से थोड़ी ना होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ेंगे। ये देखो मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट को समझा दिया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला बात है कि वेट हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर हमें प्रॉफिट में ट्रेंड दिखेगा। पहले लिखो, इफ ट्रेंड इन प्रॉफिट इज विजिबल। बताते हैं ट्रेंड क्या होता है। दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, then this method is used। ये मेथड को हम लोग तब यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या स्टेप होगा वो भी लिख देते हैं। स्टेप 1, फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग वहां पर कर रहे थे। फिर यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ईयर, ऐसे कॉलम बनाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो भी मान लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 दिया हुआ है, कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है 3 साल का, एग्जाम्पल के तौर पे वेट कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फिर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई करके हम लोग वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका टोटल करेंगे
और यहाँ पर वेट का टोटल करेंगे। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ऐसे करके वेटेड, अभी लिख लो, हम बता देंगे कैसे होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे फाइंड आउट होगा? वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, डिवाइडेड बाय वेट, और स्टेप 4 में गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। गुडविल हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब हम यहां से समझा देते हैं, देखो कैसे होगा। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, तो देखो यहाँ पर हम लोग के पास प्रॉफिट है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। ये एक बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है। इस बिजनेस के प्रॉफिट में एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। देखो 30, 40, 50, 60, 70। अगर हमें कुछ भी ट्रेंड दिखता है, यानी कि प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग मोड में है या तो डिक्रीजिंग मोड में है, तो ही हम लोग वेटेड प्रॉफिट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था हम लोग का, देखो पहले प्रॉफिट है 50, फिर 40, मतलब डिक्रीज हुआ, फिर 52 यानी इंक्रीज हो गया, फिर 48 यानी डिक्रीज हो गया, फिर 56 यानी कि इंक्रीज हो गया। तो हम लोग इस पे जो है वेटेड एवरेज मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ट्रेंड जो है वो अप डाउन है। अप डाउन होने से नहीं चलेगा, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो हम लोग वेट अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस किया। इफ ट्रेंड इन प्रॉफिट इज विजिबल, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन दिस मेथड इज यूज्ड, अदरवाइज नहीं यूज करना है। अदरवाइज सिंपल मेथड यूज करना है, सिंपल एवरेज। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉफिट हमें एडजस्ट करने नहीं दिया है, लेकिन दे सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने तुम लोग को ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया और ये यहाँ पर ये लिखवाते जा रहे हैं साथ ही साथ। अगर प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे करके निकालेंगे? जैसे यहाँ निकाला हुआ है, ये देखो प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट में वेट असाइन करेंगे। वेट कैसे असाइन करना है? अगर हम लोग का इंक्रीजिंग है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करना है। अगर हम लोग का प्रॉफिट जो है डिक्रीजिंग मोड में होता है, जैसे कि मान लो 50,000, फिर यहाँ पर होता 40,000, फिर यहाँ पर होता 30,000, फिर यहाँ पर होता 10,000, तो ये डिक्रीजिंग है, तो वेट कैसे अप्लाई होता? ऐसे हो जाता 4, 3, 2, 1। ठीक है, क्या 1, 2, 3, 4, 5 ही करना है? हाँ, यही करो, यही बेस्ट होता है कि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और लगातार सीक्वेंस में देते जाएंगे। 1 के बाद 5, 7 कुछ भी दे दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से देना है। और अगर डिक्रीजिंग होगा तो रिवर्स दे दो, जैसे ये वाला 4th नंबर, तो 4, 3, 2, 1। 4 डेटा है तो 4, 3, 2, 1। अगर 5 होता तो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से वेट असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, वेट असाइन करने के बाद हम लोग निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट इंटू वेट करके। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज प्रॉफिट इंटू वेट करके। ये देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है प्रॉफिट इंटू वेट। कैसे होगा? 30,000 इंटू 1 कितना आ गया? 30,000। 40,000 इंटू 2 कितना हो गया? 80,000। 50,000 इंटू 3 1,50,000। 60,000 इंटू 4 2,40,000। 70,000 इंटू 5 3,50,000। अब ये पूरा ऐड करना है तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। देखो मैंने वही बताया है, यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय क्या करना है? वेट करना है। अब इसका लॉजिक भी बता देते हैं, डिवाइडेड बाय वेट क्यों करना है। जब हम लोग एवरेज करते हैं तो कैसे करते हैं? जो भी डेटा हमारे पास है उतना डिवाइडेड बाय हम लोग जितना सारा डेटा है वो कर लेते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 50, 40, 52, 48, 56 डिवाइडेड बाय 5 किया, क्योंकि हम लोग के पास 5 डेटा था, 5 साल का प्रॉफिट था, इसीलिए डिवाइडेड बाय 5 किया। तो यहाँ पर हम लोग 15 क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास यहाँ पर 15 इयर्स का डेटा है? बिल्कुल। देखो जब हम लोग 30 into 1 कर रहे हैं तो एक बार 30 ले रहे हैं। जब हम लोग ये देखो 40 into 2 कर रहे हैं तो हम लोग 2 बार 40,000 ले रहे हैं। सोच के देखो, ठीक है। जब हम लोग 50,000 कर रहे हैं तो 3 बार 50,000 ले रहे हैं, ऐड करके देखे तो, है ना। और जब हम लोग 60,000 को 4 टाइम्स ले रहे हैं तो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 60,000। और जब हम लोग 5 into 70,000 कर रहे हैं तो 70,000 को हम लोग 5 टाइम्स ले रहे हैं। ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना बार लिया? 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अगर हम लोग 15 डेटा ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय भी तो 15 ही होना चाहिए। तो इसी लॉजिक पे जब हम लोग वेटेड कुछ भी निकालते हैं, प्रॉफिट नहीं कुछ भी निकालो, वेटेड एवरेज कैसे भी निकालो, तुम लोग को डिवाइडेड बाय वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय वेट करेंगे, वेट करने से हमें जो भी आंसर मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अब नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो तो मैंने बोला वो एक नेगोशिएबल आइटम है। ठीक है, जो कि सेलर डिसाइड करता है या फिर जिनके बिजनेस में गुडविल है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, 56,667 यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालना है, इन्होंने इसको इनटू किया है 3 से एजम्पशन अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब इनका एजम्पशन लिया हुआ है कि अगर 3 नंबर ऑफ ईयर परचेस हो तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1,70,000 आ गया। इसका मतलब ये हम लोग का क्या कैलकुलेट होके आ गया, गुडविल कैलकुलेट होके आ गया। गुडविल हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 1,70,000। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहले वाले मेथड को हम लोगों ने अच्छे से ही सीख लिया कि एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज कैसे किया जाएगा और वेटेड एवरेज कैसे किया जाएगा। तो ये तो मैंने यहाँ पर ये जो भी एग्जाम्पल थे वहां से दिखाया है। यहाँ इलास्ट्रेशन 1 हमें दिखेगा, ये देखो इलास्ट्रेशन 1 में आते हैं, ये इलास्ट्रेशन 1 है। यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड को यूज करके हमें गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा हमें क्या क्या मेथड यूज करना है वो नहीं बोला है, एक्चुअली सारे मेथड सीखने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन ये इलास्ट्रेशन 1 हम तुम लोग को करके दिखाते हैं। ठीक है, इलास्ट्रेशन 1 कैसे होगा, तो हम लोगों ने जो मेथड सीखा है हम लोग उसी मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला मेथड क्या सीखा है, हम लोगों ने जो पहला मेथड सीखा है उसका नाम है हम लोग का वेटेड सॉरी उसका नाम है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, ली और लॉसन दो पार्टनर है जिनका इक्वल पार्टनरशिप है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। दे एग्री टू टेक हिक एज 1/4 पार्टनर, वो हिक को अपने बिजनेस में एंटर लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं 1/4 प्रॉफिट के लिए, 1/4 पार्टनर मतलब 1/4 प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये लोग अपना गुडविल वैल्यूएशन करना चाहते हैं, इनको लगता है कि हमारे बिजनेस में गुडविल है। ठीक है, वैल्यू करो। अब ये क्या बोल रहा है, मेसर्स ली एंड लॉसन अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग 16-19, 16 से लेके 19 में इनका प्रॉफिट का डेटा बता दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन 5 लाख, रेट ऑफ नॉ, ये पॉइंट हमें जरूरत नहीं क्योंकि ये दूसरे मेथड के लिए एप्लीकेबल होगा, तो इस पॉइंट को छोड़ दो। हम लोगों ने जो मेथड सीखा है उसके लिए हमारा ये इतना काफी है। हमें गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर नहीं दिया है, हम लोग अपने मन से यहाँ पर 3 एजम्पशन लेके, नंबर ऑफ ईयर परचेज को 3 एजम्पशन लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए, वेटेड या सिंपल, वेटेड या सिंपल, ये मेरा क्वेश्चन है। तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें वेटेड मेथड लगाए कि सिंपल एवरेज मेथड लगाए, क्योंकि अभी तक कुछ पूछने वाला बात था नहीं इसलिए हम ही बता रहे। हाँ वेटेड, क्यों बोलो वेटेड क्यों, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो। सही है, क्योंकि हाँ ये ये बोलो। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ईयर के साथ। हाँ ट्रेंड है, ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इसीलिए वेट लगेगा। वेट कितना लगाए ये भी बताओ, कैसे लगाएंगे। 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4 इंक्रीजिंग है। अब हम लोग निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, हम यहीं पर कर रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में करो। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 1 तो 1,20,000। ठीक है, 1,25,000 इंटू 2 करने से आता है 2,50,000। ठीक है, 1,30,000 इंटू 3 करने से आ जाएगा 3,90,000 और 1,50,000 इंटू 4 करने पे आएगा 6 लाख। अच्छा, अब इसका टोटल कर लेंगे और इसका टोटल करेंगे। वेट कितना हो गया 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1,20,000 और 2,50,000 मतलब 3,70,000 3,70,000 और 6 लाख मतलब 9,70,000 9,70,000 और ये 390। अच्छा, ये हो गया 13,60,000, ये हो गया वेटेड
प्रॉफिट। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये वेटेड प्रॉफिट आया, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो तो हम लोग का आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,36,000। अब गुडविल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग 3 मान के कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर 3, क्या एग्जाम में हमें कुछ एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में दे दिया जाएगा, यहाँ दिया नहीं, कोई बात नहीं। तो 3 कर दिया मैंने, 4,08,000, ठीक है। तो गुडविल 4,08,000 हो जाएगा अगर हम लोग 3 एजम्पशन लेते हैं। अगर कुछ और लोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये तुम लोग कॉपी में जरूर करो, मैंने यहाँ पर जस्ट करके दिखा दिया, आसान था इसीलिए मैंने यहीं पर करके दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सेकेंड देख लेते हैं, इन्होंने भी 3 मान के ही किया हुआ है। नेक्स्ट फिर सुपर प्रॉफिट मेथड करवाया, ठीक है। मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड तो अभी तक तुम लोग को सिखाया नहीं है, तो ठीक है, आज हम लोग सुपर प्रॉफिट पे नहीं जाते, चलो यही करते हैं, यही काफी हम लोग के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट और ये सारे मेथड को करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, मेथड ज्यादा नहीं सिखा पाए क्योंकि इतना सारा चीज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है कंसेप्ट के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।